उत्तर प्रदेश की एक ऐसी हॉट सीट जहां पर कांग्रेस ने कब्जा किया था पिछले लोकसभा के चुनाव में, यानी हम बात कर रहे हैं रायबरेली की, जो रायबरेली 1967 से 1977 तक इंदिरा गांधी के हाथ में रही है, यानी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री। और वहीं बात की जाए उस समय के बाद, वो दौर ऐसा था 1977 में जनता पार्टी ने राजनारायण को लड़वाया था और जिसने इंदिरा गांधी को शिकस्त दे दी थी। यानी वो दौर भी था जब कांग्रेस को यहां से हटाया भी जा सका था। पर आपको बता दें, रायबरेली हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है और एक बार फिर से 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने इसको फिर से अपने कब्जे में लिया था। हुकुम का इक्का का नया अध्याय एक बार फिर आपके सामने है। आपको बता दें, एक अध्याय के बाद जिस प्रकार से उसको आपने सराहना की, एक बार फिर से वो मौका आपके पास है जिसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से अनकट न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स, जिसमें हुकुम का इक्का शो के तहत हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कौन कौन सी ऐसी शख्सियत है जो रायबरेली से जुड़ी हुई है और उनके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है और मायने रखता है कि आखिरकार चीजें क्या है उनके बारे में, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगी। और बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव की थी, तो 2024 का चुनाव अवसर पर है जिसका आगाज हो गया है और इसमें भूमिका अदा करेगी रायबरेली, यानी वो हॉट सीट जिस पर ना कि प्रदेश जबकि केंद्र लेवल से सरकार चाहती है कि वो इस पर कब्जा कर सके, क्योंकि ये अभी भी कांग्रेस की जद में है। रायबरेली एक हॉट सीट है और अभी भी भारतीय जनता पार्टी इस बात को तय नहीं कर पाई है कि आखिरकार उनका दावेदार कौन होगा। हालांकि सुगबुगाहट ये बताती है कि रायबरेली के ही स्थानीय प्रत्याशियों में से कोई एक चेहरा आगे हो सकता है, जिनमें दो बड़े दिग्गज नेता हैं जिनके नाम आपको पहले से ही पता है। उनमें से एक दिग्गज नेता का इंटरव्यू एक्सक्लूसिव आप देखेंगे हमारे चैनल पर और आपको उससे पता चलेगा कि उनकी सोच क्या है और आखिरकार वो इस चुनाव में किस प्रकार से अपनी पार्टी की दावेदारी पेश कर सकते हैं। सीधे चलेंगे स्टूडियो और उनसे आपकी कराएंगे मुलाकात और जानेंगे कि आखिरकार उनके ऊपर कैसे कैसे आरोप लगे हैं और उन पर उनका कहना क्या है। सिविल लाइंस का एक कांड हुआ था जिसमें न जाने कितने जो यहाँ पे दुकानें थी उन पर बुलडोजर चला। प्रशासन ने अपनी ताकत आजमाइश की, उसमें नाम आपका भी उसमें निकला। आपने कहा था 16 मिनट में अगर सस्पेंशन ऑर्डर मेरे पास नहीं पहुंचा या मुझे व्हाट्सएप नहीं हुआ तो 17वें मिनट में तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर मैं साइन करूंगा। आखिरकार ये नायक वाला रूप कहां से आ गया? एक आरोप, बड़ा आरोप लगा था टोल प्लाजा कांड। क्या पता चला था आपको? आप उस वक्त कहां थे और क्या क्या चीजें आपने उसके बारे में जानकारी करी? अदिति सिंह के खिलाफ एक लेटर सोशल मीडिया पे वायरल होता है। हालांकि जहां तक मुझे याद आ रहा है वो प्रकरण रहा होगा मंत्री पद हासिल करने के दौरान का। उस लेटर की क्या सत्यता थी? कांग्रेस से कहती थी कि मैंने तुमको एमएलसी बनाया है, आप इस्तीफा दे दो, तुम्हारे घर में इतने पद नहीं रहने दूंगा। आपने दो शख्सियत के साथ काम किया, एक पद्म विभूषण मुलायम सिंह यादव जी रहे, एक वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोनों में कितना फेर? अगर एक भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता थोड़ा सा पद पे हो जाता था तो एक बंदूक की नोक इस गाड़ी से, एक बंदूक की नोक इस खिड़की से निकाल करके चलता था और समाज में भय उत्पन्न करता था। फिरोज गांधी की प्रतिमा को लेकर कोई बंद कमरे में विवाद हुआ था, प्रियंका गांधी और दिनेश प्रताप सिंह, जहां पर राहुल गांधी भी मौजूद थे। जो अपने बाबा का नहीं है, जो अपने बाबा की प्रतिमा लगाना भी उचित नहीं समझता, तो दिनेश सिंह का सम्मान कैसे सुरक्षित है? तो सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी परिवार अपने कार्यकर्ताओं को मार मार के सत्तासीन हुए हैं, इसलिए आज की तारीख में वो कार्यकर्ता विहीन पार्टी हो गई है। प्रियंका गांधी ने कहा, आप कुछ नहीं जानते हो, आप हमारे परिवार के बारे में क्या जानते हो? आप हमारे परिवार के बारे में आगे आगे बढ़ के क्यों कदम उठा रहे हो? पिछले चुनाव में मैंने दांत खट्टे किए हैं, इस बार उनको लाखों वोट से हरा करके मैं दिल्ली भेज दूं, ये कामना भगवान हमारी पूरी करे। मैं इस बार हर हाल में रायबरेली में कमल खिलाऊंगा। मुझे रायबरेली के प्रति भी मोह था और स्वयं भी राजनीति में चाहता था कि हमको भी सम्मान मिले। इस दृष्टि से जब कांग्रेस की सच्चाई को मैंने महसूस किया तो मैंने कांग्रेस को छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी ने मुझे गले लगाया। Ladies and gentlemen, the show is about to start in 5, 4, 3, 2, 1.
रहस्य के सभी एडिशन और सारे एपिसोड खत्म होने के बाद अब नए शो की शुरुआत होगी जिसका नाम होगा हुकुम का इक्का। ताश के पत्तों में होता है बादशाह, हर बादशाहत में होती है सल्तनत, और सल्तनत को होता है खतरा अपने ही प्यादों से। हर ताश का होता है एक खास पत्ता जो होता हुकुम का इक्का। देखना ना भूले मेरे साथ अखिल श्रीवास्तव, आपकी आवाज। नमस्कार, एक बार फिर नए अध्याय हुकुम का इक्का में आप सबका स्वागत है। आज दूसरा शो है और इस शो में सबसे बड़ी शख्सियत रायबरेली की बात की जाए तो उनमें से एक नाम है मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अलग पहचान रखने वाले मंत्री दिनेश प्रताप सिंह आज अनकट पर एक्सक्लूसिव मौजूद है। और वहीं आपको बताता चलूं, लोकसभा 2024 का चुनाव अब आगाज हो चुका है। हॉट सीट रायबरेली मानी जाती है। 2019 में ये वही शख्स है जिनको सांसद सोनिया गांधी यानी कांग्रेस की तरफ से जो सांसद रही है रायबरेली के, उनके खिलाफ लड़वाया था भारतीय जनता पार्टी ने। यानी भारतीय जनता पार्टी का चेहरा रहे हैं मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। और अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि रायबरेली के दिग्गजों में आखिरकार किस दिग्गज पर अपना दांव लगाएगी और कौन साबित होगा हुकुम का इक्का भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसको जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जानेंगे मंत्री दिनेश प्रताप सिंह से कि आखिरकार उनकी राजनीति की शुरुआत कैसे हुई थी। हमारे साथ मौजूद है मंत्री जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी, पहला सवाल, आप भी रायबरेली से बिलोंग कर रहे हैं, मैं भी रायबरेली से बिलोंग कर रहा हूं। नाम सुनते आए हैं, राजनीति में एक अलग पहचान रही है। उन बातों को इतर करते हुए इस बात पर चलते हैं कि एक छोटे से गांव निवासगंज से निकलने वाला एक लड़का आज राजनीति के उस आयाम पर है जिस पर वो अपनी शख्सियत को बताने की जरूरत नहीं है, वो एक अलग पहचान बन चुकी है पूरे प्रदेश में। कैसा रहा सफर? संघर्ष के दिन कैसे थे? निसंदेह मेरे बचपन के दिन बहुत ही अभाव और बहुत ही संघर्ष से गुजरे हैं। मैं जब कक्षा 7-8 में पढ़ता था तो मेरे पास साइकिल भी नहीं होती थी। जब 9 में पहुंचा तो साइकिल मुझे टूटी मिली जिसमें लकड़ी की पैडल होते थे, और हवाई चप्पल भी अगर मैं पहन के स्कूल जाता था तो कई बार हवाई चप्पल की घुंडी खिया के गिर जाती थी, तो कांटा लगा के भी मैं महीने 1.5 महीने स्कूल जाता था। वहां का जीवन जीना शुरू किया है। सड़कें नहीं थी, ऊसर गांव था। अगर पानी बरस जाता था तो जो टूटी साइकिल भी उसको पहले कंधे पे रखना पड़ता था और हाथ में दोनों चप्पल लेकर के फिर मैं किसी नहर के किनारे जाता था और साइकिल भी धोता था, पैर भी धोता था, चप्पल भी धोता था, तब साइकिल पे सवार होकर के मैं स्कूल जाता था। वहां से जीवन जीना शुरू किया। धीरे धीरे परिश्रम किया। हम 5 भाइयों ने मेहनत परिश्रम करके पहले बैलों से खेती करी, अपनी खेती को संभाला, और उसके बाद फिर ट्रैक्टर खरीदा। फिर हमारे छोटे भाइयों ने गांव-गांव लोगों की मड़ाई के लिए अपना ट्रैक्टर खुद लेके जाते थे, किराए पर थ्रेसिंग करते थे, उससे पैसा जुटाते थे, तो फिर बच्चों को पढ़ाते थे। धीरे धीरे यहाँ से जीवन जीते हुए मुलायम सिंह जी के संपर्क में आया। तो राजनीतिक शुरुआत हमारी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ मैंने अच्छा जीवन जिया। लंबा समय उनके साथ संगठनिक दृष्टि से मैं काम किया। समाजवादी पार्टी का जिला महामंत्री में रहा रायबरेली में लंबे अरसे तक। तो सांगठनिक अनुभव हमको समाजवादी पार्टी के काम करने के कारण शुरुआत से ज्ञान हुआ, और फिर धीरे धीरे कतिपय कारणों से, चूंकि यहाँ कांग्रेस का प्रभाव था और कांग्रेस के लोगों ने इच्छा जाहिर की कि आप कांग्रेस में काम करो, तो मैं कांग्रेस में चला गया। कांग्रेस के बाद फिर कांग्रेस के लोगों ने अपेक्षा की कि ये रायबरेली का बेटा तेजी से आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस के लोगों ने हमें हानि पहुंचाना प्रयास कर दिया कि आप सक्रिय राजनीति में अगर कदम आपने रखा था तब कांग्रेस पूरी तरह से आपके ऊपर हाथ रखे हुई थी। एमएलसी आप बने उसी से। नहीं, कांग्रेस आखिरकार क्या ऐसा वाकया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस ने पूरी तरह से मेरे ऊपर हाथ कभी नहीं रखा।
रायबरेली के पंचायत प्रतिनिधियों के आशीर्वाद से मैं कांग्रेस के टिकट से एमएलसी बना, लेकिन रोल हमारी सेवाएं थी, रोल आशीर्वाद था यहाँ के पंचायत प्रतिनिधियों का, जिनकी बदौलत मैं एमएलसी बना। लेकिन कांग्रेस ये कहती थी कि मैंने तुमको एमएलसी बनाया है, आप इस्तीफा दे दो, तुम्हारे घर में इतने पद नहीं रहने दूंगा। ऐसे ऐसे करके वो रायबरेली के लोगों को कांग्रेस पार्टी हमेशा कमजोर ही देखना चाहती थी। ये कब का वाकया था? कांग्रेस की नीतियां कभी रायबरेली के किसी भी कार्यकर्ता को मजबूत होने नहीं देना चाहती थी। वो इनकी नीति थी, ना रायबरेली मजबूत हो, ना रायबरेली का मतदाता मजबूत हो, ना रायबरेली आर्थिक रूप से विकसित हो, ना रायबरेली का कोई कार्यकर्ता मजबूत होने पाए। ये कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा था, जो मुझे पसंद नहीं था। रायबरेली की माटी में जन्मा पला बढ़ा था, मुझे रायबरेली के प्रति भी मोह था और स्वयं भी राजनीति में चाहता था कि हमको भी सम्मान मिले। इस दृष्टि से जब कांग्रेस की सच्चाई को मैंने महसूस किया तो मैंने कांग्रेस को छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी ने मुझे गले लगाया, सम्मान दिया, लोकसभा का चुनाव लड़ाया, मंत्री बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने एक हारे हुए सांसद के प्रत्याशी को रायबरेली से मंत्री बना करके संदेश दिया कि मैं कार्यकर्ता को गले लगाना जानता हूं, और लगा करके उन्होंने सम्मान दिया। 2019 की तरफ चलते हैं। कभी प्रियंका का एक करीबी रहने वाले दिनेश प्रताप सिंह आज उनकी माता के विरुद्ध खड़े थे। क्या ऐसा मनमुटाव हो गया जो कांग्रेस से दूर है? एग्जैक्टली रीजन क्या था? क्योंकि एक ये कहा जा सकता है कि दंता कथाएं भी कहा जा सकता है जो चलती चली आई कि फिरोज गांधी की प्रतिमा को लेकर कोई बंद कमरे में विवाद हुआ था प्रियंका गांधी और दिनेश प्रताप सिंह, जहां पर राहुल गांधी भी मौजूद थे और भी एक दो बड़ी दिग्गज नेता थे कांग्रेस के, वो भी मौजूद थे। आखिरकार वो प्रकरण क्या था, उस पर प्रकाश करें। निसंदेह मेरी इच्छा थी कि रायबरेली जनपद के प्रथम सांसद का कहीं पर कोई निशानी नहीं है, उनकी सेवा की कोई रायबरेली में कोई जैसे प्रतिमा लगाई जाती है, द्वार बनाया जाता है, उनके नाम से कोई संस्थान स्थापित किए जाते हैं, मोतीलाल नेहरू के नाम से यहाँ पर स्टेडियम है, फिरोज गांधी जो डिग्री कॉलेज बनाया गया वो रायबरेली के कुछ लोगों के द्वारा बनाया गया। गांधी परिवार नहीं चाहता था कि फिरोज गांधी के नाम से कुछ हो, क्योंकि फिरोज गांधी का नाम लेने से गांधी परिवार को वोट का नुकसान होता था, इसलिए गांधी परिवार ने फिरोज गांधी का नाम कभी नहीं लिया। मेरा मन था कि फिरोज गांधी जी की प्रतिमा फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज में लगाई जाए। वो हमारे रायबरेली के प्रथम सांसद थे, उनको मैंने पढ़ा था, वो पार्लियामेंट में अपनी पत्नी के खिलाफ भी खड़े हो जाते थे, अपने ससुर के खिलाफ भी रायबरेली के लोगों के लिए बोल जाते थे। तो हमारी भावनाएं उनके प्रति अच्छी थी, तो मेरा मन था कि इनकी प्रतिमा लगाई जाए। जिस पर प्रियंका गांधी ने कहा, आप कुछ नहीं जानते हो, आप हमारे परिवार के बारे में क्या जानते हो, आप हमारे परिवार के बारे में आगे आगे बढ़ के क्यों कदम उठा रहे हो। तो मैंने कहा कि मैंने जिला पंचायत में राजीव गांधी की प्रतिमा लगाई, मैंने इंदिरा गांधी की प्रतिमा का रेनोवेशन किया है। तो इस क्रम में हमारे रायबरेली के पहले सांसद अगर फिरोज गांधी जी हैं तो मैं उनके नाम से प्रतिमा लगाना चाहता था, और मैंने प्रतिमा का ऑर्डर भी दे दिया था। और मैंने प्रबंधक फिरोज गांधी जो आज की तारीख में नहीं है, उनका निधन हो गया है, उनसे हमारी बातचीत भी हो गई थी कि हाँ ठीक है, आप लगाना चाहते हैं तो अब मैं स्थान आपको दूंगा, आप फिरोज गांधी की प्रतिमा लगाएं। यह प्रस्ताव लेकर के मैं दिल्ली गया था, जिस पर प्रियंका गांधी ने नाराजगी जताई और मुझे यहां तक कह दिया कि अगर आप ऐसी मनमानी करोगे तो मैं आपको पार्टी से निकाल दूंगी। तो मेरे मन में आया कि जो अपने बाबा का नहीं है, जो अपने बाबा की प्रतिमा लगाना भी उचित नहीं समझता, तो दिनेश सिंह का सम्मान कैसे सुरक्षित है। मेरे मन में धीरे धीरे इस तरह की बातें आई। फिर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ, कांग्रेस के सिंबल पर मेरा छोटा भाई जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीता, तो लेकिन उसको हराने के लिए भी प्रियंका गांधी ने प्रयास किया और अविश्वास प्रस्ताव मेरे भाई के खिलाफ कांग्रेस ही लाई कि हमारे दिनेश सिंह कांग्रेस के कार्यकर्ता तो हैं लेकिन कमजोर हो जाए, इतने कमजोर हो जाए कि रायबरेली को नेतृत्व न दे सके, रायबरेली के लोगों की सेवा न कर सके, ये कमजोर करने का प्रयास करने लगे। जब मेरे भाई को जिला पंचायत अध्यक्ष में अविश्वास प्रस्ताव परोक्ष रूप से प्रियंका गांधी ला रही हैं, तो मैं कैसे कांग्रेस में रह सकता। जब मुझसे ही प्रियंका गांधी ने विधान परिषद के पद से इस्तीफा हमसे ले लिया,
तो मैं कैसे रह सकता था? जो हमारे प्रधानों ने हमको एमएलसी बनाया था उसका भी हमसे इस्तीफा लिया। ऐसे तमाम आपने बात किया अविश्वास प्रस्ताव का, उस वक्त एक बड़ा आरोप लगा था टोल प्लाजा कांड। क्या पता चला था आपको? आप उस वक्त कहाँ थे और क्या क्या चीजें आपने उसके बारे में जानकारी करी? मैं समझता हूं आपको जानकारी पूरी नहीं है। ये घटना जो प्लाजा कांड की है वो तो तब मैं कांग्रेस छोड़ चुका था, लोकसभा का मैं चुनाव लड़ रहा था, तब की घटना है। एक अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस उसके पहले लाई थी मेरे भाई के खिलाफ, जिस अविश्वास प्रस्ताव को मैंने गिरने नहीं दिया और पारित नहीं हो पाया था, अविश्वास प्रस्ताव गिर गया था और हमारा भाई जिला पंचायत रहा। उस समय प्रियंका गांधी मुझे हटाना चाहती थी कि अविश्वास प्रस्ताव मेरे ही खिलाफ। मैं नहीं जानता ऐसा कि कोई माँ, कोई गार्जियन, कोई संरक्षक अपने ही बच्चों, अपने ही कार्यकर्ताओं को मारना चाहता है। ये तो कभी मुगलों के काल में हुआ करता था कि कोई बाप, कोई बेटा अपने पिता, अपने पुत्रों को मार करके राजगद्दी चाहता है। तो सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, गांधी परिवार अपने कार्यकर्ताओं को मार मार के सत्तासीन हुए हैं, इसलिए आज की तारीख में वो कार्यकर्ता विहीन पार्टी हो गई है। कुछ मुट्ठी भर नेता बचे हैं आज की तारीख में कांग्रेस में, कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता काम करने को तैयार नहीं है। संघर्ष के दिनों की बात की जाए तो हरचंदपुर ब्लॉक में शायद आप प्रतिनिधि के तौर पर पूरा काम देख रहे थे। क्या उस वक्त आपके दिमाग में था इस बात को कि संघर्ष का दौर अभी और आगे चलना है और मंत्री पद तक पहुंचना है या इससे ऊपर के पद पे जाना है? क्या मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि जिन अभावों के बीच में मैं जीवन जी रहा था, उन अभावों में यह सपना देखना कि मैं विधायक बनूंगा, मंत्री बनूंगा, ये मैंने कभी जीवन में सपना नहीं देखा। ना मेरे माँ बाप ने सपना देखा था। वो सामान्य किसान घर के लोग थे। वो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा करके एक अच्छा किसान बना सकते थे, लेकिन नेता बनाने का सपना उन लोगों ने नहीं देखा था। ये तो ईश्वर की कृपा है। रायबरेली के नागरिकों, रायबरेली के मतदाताओं, रायबरेली के प्रधान बीडीसी का आशीर्वाद है जो आज मैं इस मुकाम पर हूं। मैं धन्यवाद देता हूं अपने रायबरेली के नागरिकों को, जिन्होंने इस रूप में मुझे स्थापित करने में अपना आशीर्वाद दिया। बात की जाए पंचोटी की, तो पंचोटी में अभिभावक बतौर गणेश प्रताप सिंह जी, और वहीं राजनीतिक अभिभावक की बात की जाए तो उसमें दिनेश प्रताप सिंह जी का नाम आता है। ऐसा नहीं, मेरे बड़े भैया मेरे अभिभावक हैं। गणेश सिंह जी ही पंचोटी परिवार के अभिभावक हैं। हम पांचों भाइयों का जब भी कोई निर्णय होता है, सामूहिक निर्णय होता है, विवाद होता है, तो मंत्री दिनेश प्रताप सिंह उसको मैनेज करने में सबसे आगे आते हैं पूरे रायबरेली में। मैंने अपने जीवन में देखा है, मैं 57 साल की आयु पूरी करने वाला हूं। इन 57 साल में मेरे पांचों भाइयों में कभी ऐसी कोई स्थिति नहीं आई जब कभी विवाद हुआ हो। ये ईश्वर की कृपा है। भगवान ने हम पांचों भाइयों को सद्बुद्धि दिया कि हम 5 भाई आज तक कभी कोई विवाद परिवार में हमारे नहीं हुआ। हमारे बड़े भैया हो चाहे हम हो, हम लोग आपस में विवाद की स्थिति पैदा होने नहीं देते हैं। हम लोग सैक्रिफाइस करते हैं, त्याग करते हैं, कुर्बानी करते हैं कि भाइयों को कभी ऐसे विवाद की स्थिति में ना आने पाए। चाहे सम्मान का विषय हो, चाहे धन का विषय हो, चाहे यश का विषय हो, हम सब भाई आपस में सामंजस्य के साथ जीते हैं और लेते हैं। अच्छा, एक आरोप लगते हैं कि ताकत का दुरुपयोग किया जाता है। मुझे तो नहीं लगता। इस रायबरेली जनपद में मैंने जो कुछ भी हासिल किया है, विनम्रता से सेवा करने के उपरांत ही हासिल किया है। हमको अगर सम्मान मिला है तो मैंने सम्मान छीनकर हासिल नहीं किया है। हमने सम्मान देके सम्मान हासिल किया है, क्योंकि मैं इस चीज को जानता हूं कि जो सम्मान देकर हासिल किया जाता है वो बहुत दिन तक चलता है। जो सम्मान छीन कर हासिल किया जाता है, बाहुबल खत्म होने के बाद वो सम्मान स्वतः समाप्त हो जाता है। इसलिए मैंने रायबरेली जनपद में जो कुछ भी हासिल किया है, सम्मान दे करके, सेवा करके, विनम्रता के साथ सेवा करके मैंने हासिल किया है। इसलिए हमारे स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता कि मैंने कोई शक्ति का दुरुपयोग किया है। मैंने शक्ति के बल पे कुछ भी हासिल नहीं किया है। अगर मेरे पास यश है तो परिश्रम के बलबूते है, सेवा के बलबूते हैं। अगर मेरे पास धन है तो मेरे 4 भाइयों की मेहनत, परिश्रम की गाढ़ी कमाई के बलबूते धन है, जो हम रायबरेली के लोगों की सेवा में खर्च करते हैं। और अगर हम पांचों भाई एकजुट हैं तो वो शक्ति हमको भगवान ने दी है। ईश्वर की कृपा से हम पांचों भाई एकजुट हैं, वो हमारी शक्ति है। मेरे पास 3 शक्तियां हैं। हमारे रायबरेली के लोगों की शक्ति है,
हमारी पार्टी की शक्ति है, हमारे पांचों भाइयों की शक्ति है। तो हम सब लोगों की शक्ति विनम्रता के साथ मैंने हासिल की है, छीनकर हासिल नहीं की है। विपक्ष के कुछ नेता इस बात पर भी चर्चा करते हैं कि सिविल लाइंस का एक कांड हुआ था जिसमें न जाने कितने जो यहाँ पे दुकानें थी उन पर बुलडोजर चला। प्रशासन ने अपनी ताकत आजमाइश की, उसमें नाम आपका भी उसमें निकला। वो वाकयात भले ही कांग्रेस की सरकार का रहा हो और उस समय के ही बड़े दिग्गज नेताओं का नाम भी उसमें शामिल था, तो क्या मानते हैं वो एक दंश है या उस प्रकरण में कोई आपका हाथ? नहीं, देखिए, अगर वो प्रकरण में किसी के साथ अन्याय हुआ होता तो यहां से सुप्रीम कोर्ट तक लोग लड़े हैं। अगर जिन लोगों का अवैध अतिक्रमण हटाया गया है, अगर वो इलीगल होता, गलत हटाया गया होता, तो निसंदेह सुप्रीम कोर्ट तक उनका लाभ कहीं न कहीं से जरूर मिलता। हटाया प्रशासन ने है, हटाया उच्च न्यायालय के आदेश पे गया है। इसमें दिनेश सिंह का रोल ही कहीं नहीं है। अगर एक क्रेता है, एक विक्रेता है, विक्रेता ने भूमि बेची, क्रेता ने खरीदी, क्रेता गया कोर्ट, कोर्ट ने आदेश किया कि यह भूमि क्रेता की है, इसे खाली कराया जाए। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किया प्रशासन को कि यह भूमि खाली कराया जाए। माननीय न्यायालय के आदेश से प्रशासन ने भूमि खाली कराई। इसमें मेरा रोल कहां है? अब कंफ्यूज कर राजनीति काजल की कोठरी है। जब कोई आचरण व्यवहार पर उंगली नहीं उठा सकता तो इस तरह के गलत चीजों को उठा करके मेरी राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। हमसे सेवा में, हमसे परिश्रम में, हमसे संघर्ष में इस जनपद में कोई लड़ नहीं सकता है। तो गलत तरीके से आक्षेप लगा करके मेरी इमेज को बट्टा लगाने का प्रयास है, ये ना कोई रायबरेली का व्यक्ति मानेगा और ना ही कोई राजनीतिक दल मानेगा। धुआं उठा है तो कुछ ना कुछ तो रहा होगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं धुआं उठा है और न कहीं आग है। मैंने सब कुछ आपको साफ साफ बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों से प्रशासन ने कार्रवाई की है। इसमें मेरा अपना कोई रोल नहीं है। तब मैं मंत्री नहीं था, तब इतना प्रभाव में नहीं था कि हम ऐसा कर सकते होते। और जब माननीय उच्च न्यायालय ने साफ साफ कहा और खाली हो गया, खाली जिनके हुए वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय ने सही आदेश किया है। तो जिस आदेश पर प्रशासन ने खाली किया वो आदेश सुप्रीम कोर्ट तक वैध है, तो इसमें गलती कहां है? मुझे तो नहीं लगता कोई गलत है। अच्छा मंत्री जी, बात की जाए हरचंदपुर की, तो हरचंदपुर से एक अलग लगाव रहा है आपका। कई बार वीडियोस भी वायरल हुई जिनमें आप भावुक नजर आए। उसके बाद भी अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव हुआ, आपके भाई को आपने पूरे ताकत जोर आजमाइश के साथ लड़वाया है, पूरी कोशिश की जिताने की, हार हासिल हुई। क्या कारण रहा, क्या सीखने को मिला और क्या चीजें मुख्यतः उसमें निकल कर आई? क्योंकि काम तो ज्यादातर हरचंदपुर हुए, इस बात से तो पूरी रायबरेली नहीं कर सकती। देखिए, चुनाव में हार जीत अलग मुद्दा है, लेकिन 2017 में जितना वोट हमारे भाई को मिला था 18,000, उससे 2022 में ज्यादा वोट मिला है। इसका मतलब मेरे परिवार की लोकप्रियता बढ़ी है, घटी नहीं है। परिणाम हो सकता है हार जीत का जो भी हो, लेकिन हमारी लोकप्रियता के मानक पर हम आज भी हरचंदपुर में खड़े हैं। और हरचंदपुर से इसलिए मोह है कि जब से मैंने जन्म लिया, चाहे काखा गागा अंगा सीखना हो, तो मैंने स्कूल और कॉलेज हरचंदपुर में पढ़े। अगर सब्जी खरीदनी हो तो हरचंदपुर की बाजार से खरीदे। अगर बिटिया बिटवा के ब्याह में, शादी में निमंत्रण देना होगा तो हरचंदपुर के लोग ही देते आए हैं। हरचंदपुर के लोगों के साथ हमने, हमारे परिवार ने, हमारी पहले की पीढ़ी, बाबा पिताजी ने भी हरचंदपुर के लोगों के बीच में जीवन जिया और हमारी दूसरी पीढ़ी भी हरचंदपुर के बीच में जी रही। तो मैं नहीं समझता हरचंदपुर से हमारा रिश्ता पीढ़ियों का रिश्ता है और ईश्वर इस रिश्ते को बनाए रखे, ऐसी मैं आशा जरूर करता हूँ। मंत्री जी, विभाग आपको मिला कृषि विपणन और विदेश व्यापार, क्या क्या बदलाव हुआ आपके आने के बाद जो आपको लगता है पहले कभी नहीं हुआ था? ये तो रायबरेली के लोग बड़े अच्छे से देख रहे हैं कि एक उद्यान जिसका मैं मंत्री हूं, शहर के बीचों बीच में एक बड़ी भूमि पड़ी थी उद्यान विभाग की। जब से देश आजाद हुआ तब से विभाग है, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि वो उद्यान किस स्थिति में था और मेरे मंत्री बनने के बाद आज वो किस स्थिति में है। देश में तमाम बड़े लोगों का नाम हुआ, लेकिन रायबरेली के हमारी
गौरवशाली इतिहास को किसी ने ऊपर लाने का काम नहीं किया। मैंने गुरु गोविंद सिंह पार्क बनाया और उसमें गर्ग ऋषि, गोकर्ण ऋषि, डालब ऋषि, आस्तिक मुनि, राणा बेनी माधव सिंह, बीरा पासी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, लालचंद स्वर्णकार, महर्षि जमदग्नि, इन लोगों की प्रतिमाएं लगाकर रायबरेली के इतिहास को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने का मैंने काम किया कि पीढ़ियां अपने इतिहास पर गर्व कर सकें, रायबरेली की पीढ़ियां रायबरेली के गौरवशाली इतिहास को समझ सकें। नकली गांधियों के इतिहास को पढ़ने के बजाय अगर रायबरेली की पीढ़ियां अपने असली हीरोज के कार्यों को समझ सकेंगी तो उनसे नसीहत लेकर के, उनसे प्रेरणा लेकर के कम से कम हमारी पीढ़ियां गर्व कर सकेंगी। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को अगर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से टिकट देती, 2024 का चुनाव है लोकसभा, क्या उम्मीदें हैं, किन उम्मीदों पे आप खरे उतरना चाह रहे हैं कि ये उम्मीदें अगर पूरी हो जाएंगी तो रायबरेली का? मैं तो चाहता हूं कि रायबरेली जनपद में एक बार गांधी परिवार और चुनाव लड़े। पिछले चुनाव में मैंने दांत खट्टे किए हैं, इस बार उनको लाखों वोट से हरा करके मैं दिल्ली भेज दूं, ये कामना भगवान हमारी पूरी करे। मैं इस बार हर हाल में रायबरेली में कमल खिलाऊंगा। रायबरेली के जनता के आशीर्वाद से, रायबरेली के पार्टी के कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से मैं कह सकता हूं कि चाहे जो आए, रायबरेली में कांग्रेस का प्रत्याशी हार के जाएगा, रायबरेली में भी एक कमल खिलेगा जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। लोग कहते हैं, स्थानीय लोगों की भी बात है, लोगों से बातचीत हुई, अंदर खाने से बातें ये भी निकल कर आती हैं कि पंचवटी में एक समानांतर सरकार चलती है जिसको चलाते हैं आपके बड़े। इस बात पर क्या कहेंगे आप? मेरे हिसाब से पंचवटी में कोई सरकार नहीं है, ये एक परिवार है जो विनम्रता के साथ लोगों की सेवा कर रहा है, रायबरेली के लोगों की सेवा कर रहा है। आज तक मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि हमारे परिवार में किसी की कोई सरकार है। रायबरेली के लोगों ने मुझे सरकार के मंत्री के रूप में संवैधानिक पद पर हूं, लेकिन हमको कभी कोई मंत्री के रूप में नहीं कहता। मुझे आज भी लोग एमएलसी साहब ही कहते हैं, मुझे मंत्री नहीं कहते। मुझे गर्व इस बात का है, आज तक मैं मंत्री के रूप में रायबरेली जनपद की किसी गली में हमारी गाड़ी का हूटर नहीं बजा, मैं हूटर बजाते हुए नहीं गया। मैं पैरामिलिट्री फोर्स की सुरक्षा दूसरे को दिला सकता हूं तो मैं भी ले सकता था, मैंने नहीं लिया। सामान्य सुरक्षा उत्तर प्रदेश सरकार से जो मैं एक मंत्री के रूप में अनुमन्य है वही लेकर चलता हूं। सम्मानित साथियों, मैंने कभी अपने मन में अहंकार को आने नहीं दिया, घमंड को आने नहीं दिया, विनम्रता के साथ रायबरेली लोगों की सेवा की है। तो सरकार के रूप में तो कोई कह ही नहीं सकता, और इवन यह कह सकते हैं कि मैं सरकारी बंगले में आज तक बहुत कम रात को सोया होऊंगा। जब भी होता है मैं रायबरेली अगर 12 बजे भी खाली हुआ रात को तो चला आता हूं, क्योंकि सवेरे उठता हूं तो 100-200 लोगों के मैं पैर छूता हूं, 100-200 लोग छोटे हमारे पैर छूते हैं। तो ये रिश्ता हमारा रायबरेली से बना रहता है। इसलिए मैं कभी अपने मंत्री के आवास पे सोने का प्रयास नहीं करता हूं, कोशिश करता हूं रायबरेली में सोऊंगा तो सवेरे आने वाले रायबरेली के पूरे क्षेत्र से किसी न किसी का भला कर दूंगा, किसी का सेवा कर पाऊंगा और किसी न किसी का सम्मान बढ़ा पाऊंगा। तो मेरे अंदर अहंकार नाम की कोई चीज नहीं, मंत्री के रूप में मेरी कोई पहचान ऐसी नहीं है जिसमें अहंकार हो। मंत्री संवैधानिक पद है, सेवा कर रहा हूं मंत्री के आधार पर, लेकिन मंत्री के कारण मेरे मन में कभी अहंकार जन्म नहीं ले सका। संबंध वर्तमान में ठीक है, सदर विधायक की बात कर रहा हूं मैं। अदिति सिंह के खिलाफ एक लेटर सोशल मीडिया पे वायरल होता है, हालांकि जहां तक मुझे याद आ रहा है वो प्रकरण रहा होगा मंत्री पद हासिल करने के दौरान का। उस लेटर की क्या सत्यता थी? जिस लेटर में काफी आपका जिक्र था, उस लेटर मैंने कभी वो लेटर पढ़ा नहीं है जी। मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई लेटर का विषय मेरे संज्ञान में आया है, अब तक तो मुझे नहीं आया। और मैं और अदिति सिंह दोनों भारतीय जनता पार्टी में हैं, दोनों का काम है रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो। मैं भी भारतीय जनता पार्टी मजबूत करने का काम कर रहा हूं और अदिति सिंह भी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम कर रही हैं। हम दोनों मिल करके रायबरेली जनपद में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। आपकी 2 वीडियो सोशल मीडिया पे इस समय सुर्खियां बनी हुई। पहली वीडियो थी जिसमें आपने कहा था 16 मिनट में अगर सस्पेंशन ऑर्डर
मेरे पास नहीं पहुंचा या मुझे व्हाट्सएप नहीं हुआ तो 17 मिनट में तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर मैं साइन करूंगा। आखिरकार ये नायक वाला रूप कहां से आ गया? एक प्रशासनिक छवि, दो दायित्व होते हैं। जनता की सेवा करते समय हम विनम्रता के साथ सेवा करते हैं, और जब प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं तो एक प्रशासनिक व्यक्तित्व के रूप में हमको अपने दायित्वों का निर्वहन करना होता है। हमारे जो भी विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं, उनसे अच्छा काम जनता के लिए लेना, ये हमारा दायित्व है। जो अच्छा काम नहीं करेगा उसे डांटना, उससे लड़ना, उसको सुविधा देना, उसको सम्मान देना हमारा धर्म कर्तव्य है। मैं अगर किसी को डांटता भी हूं तो हमारे विभाग में लोग हमको बहुत सम्मान भी करते हैं, क्योंकि मैंने भी अपने विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को जिन्होंने अच्छा काम जनता के हित में किया है, मैं उनका सम्मान भी करता हूं। तो मैं समझता हूं ये मिला जुला एक प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन में होता है। जब कभी कोई काम कोई कर्मचारी अधिकारी जनता के हित में नहीं करता है तो हम उसे डांटते भी हैं, और जो अच्छा काम करता है तो उसका सम्मान भी देते हैं। ये अपने दायित्वों के निर्वहन के क्रम में होता रहता है। अनकट न्यूज के कवरेज के दौरान एक वीडियो आपकी फिर से वायरल हुई थी जिसमें परिवहन मंत्री नितिन गडकरी रायबरेली में थे और उनसे आप हाथ जोड़कर पहुंच गए अपने रायबरेली के लिए सौगात मांगने। आलोचकों ने इसको दिखावा कहा तो प्रशंसकों ने इसको कहा कि बेहतरीन था और ये चीजें स्वर्णिम अक्षरों में नोट होनी चाहिए। कैसे सोचते हैं इन वाकयात को? क्या उस समय आया था? देखिए, जिस जनता के आशीर्वाद की बदौलत हमारे जिंदाबाद के नारे लगते हैं, उस जनता के लिए हमको कहीं भी हाथ जोड़ना पड़े तो मैं हाथ जोड़ने को तैयार हूं। और मैंने रायबरेली की जनता के सुख के लिए हाथ जोड़े हैं और अपने बड़े से हाथ जोड़े हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि मैंने जनता की सेवा के लिए ही हाथ जोड़ा है, तो इसमें कोई अनुचित नहीं है। पजल राउंड की तरफ आए तो आपने दो शख्सियत के साथ काम किया। एक पद्म विभूषण मुलायम सिंह यादव जी रहे, एक वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोनों में कितना फेर है? और क्या दोनों बेहतर? का अपने अपने स्थान पे महत्व है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में जो काम किया है, जैसा जनता चाहती थी कि हमारे यहाँ आतंकी गुंडा राज जो एक उद्योग के रूप में स्थापित हो चुका था पिछली सरकारों में, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस गुंडा राज को खत्म करके एक अच्छा राज्य देने का प्रयास किया है, जिसका परिणाम है कि विदेशी लोगों के द्वारा कई लाख करोड़ रुपए हमारे उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए लोग अपनी गाड़ी कमाई का पैसा लेकर के आए, निवेश किया। अगर ऐसा ना होता तो सम्मानित साथियों, ये दिन हमारे उत्तर प्रदेश को देखने को न मिलते। और जो पहले था, अगर एक भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता थोड़ा सा पद पे हो जाता था तो एक बंदूक की नोक इस गाड़ी से, एक बंदूक की नोक इस खिड़की से निकाल करके चलता था और समाज में भय उत्पन्न करता था। आज की तारीख में चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता क्यों न हो, वो भय समाज में उत्पन्न करने की हैसियत नहीं रखता है। तो जहां पर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक भय मुक्त समाज की स्थापना कर दी है, भ्रष्टाचार मुक्त की स्थापना कर दी है, वही मुलायम सिंह के बारे में भी कई मामले में कार्यकर्ताओं को सम्मान देना, कार्यकर्ताओं की इज्जत करना, कार्यकर्ताओं के लिए लड़ना, ये मुलायम सिंह की भी छवि रही है। उन्होंने इस अच्छा काम किया है अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए। एक सवाल आज भी उठता है, जो आज की जनरेशन है शायद उन चीजों को नहीं समझ पा रही है। राम मंदिर को लेकर जब कार सेवकों पर कार्रवाई हुई थी तो प्रकरण एज आम आदमी आपने कैसे देखा? अब मैं उस समय तो इतना नहीं कह सकता हूं, बहुत सक्रिय सा राजनीति में नहीं था, लेकिन अगर राम मंदिर के लिए कारसेवक मंदिर बनाना चाहें और उनको कोई ना बनाने दे तो ये तो हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। मैं समझता हूं कि भारत में जन्मे हर सनातन धर्म के लोगों को अपनी आस्था के हिसाब से पूजा करना, मंदिर बनाना, मंदिर का अनुरक्षण करना, रखरखाव करना, मरम्मत करना, ये सबका काम है। और राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तय कर दिया कि भगवान श्री राम का मंदिर है। तो कार सेवकों की बात जस्टिफाई हो गई कि वो जो चाहते थे, जो कह रहे थे,
वो न्यायालय ने प्रूव कर दिया कि कार सेवकों की बात है, तो कार सेवकों पर गोली चलाना अन्यायपूर्ण था, बर्बरता थी, क्योंकि कार सेवकों के काम को न्यायालय ने तस्दीक कर दिया। तो मैं समझता हूं कि जो कुछ पीछे हुआ, ईश्वर करे समाजवादी पार्टी के लोग, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, आगे जो है सनातन धर्म के लोगों के साथ छेड़छाड़ न हो, सबकी भावना का आदर हो, ऐसा हर राजनीतिक दलों को करना चाहिए। धन्यवाद आपका मंत्री जी, अपना समय देने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। उन्होंने साफ साफ वो जिस बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, वो बेबाकी आज एक बार फिर कैमरे पर देखने के लिए, सारे सवालात के जवाब उसी बेबाकी से, उसी अंदाज में बेबाक होकर, निडर होकर उन्होंने जिस प्रकार से सवालों का जवाब दिया, वो बताता है कि शायद वो निश्चल हो, शायद जो विपक्ष का आरोप रहे हो वो उन पर सही साबित होते हो, या उनकी शख्सियत वैसी हो। ये आपका आकलन है। आखिरकार अनकट न्यूज का ये एपिसोड आपको कैसा लगता है, ये हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। अनकट न्यूज, आपकी आवाज।